आपने कभी देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ हम जलाते हैं तो उससे काला धुआं निकलता है। तो जब भी आप पाएं कि किसी चीज़ को जलाने से काला धुआं निकल रहा है, इसका मतलब उस चीज़ में कार्बन है। आप पाएंगे कि लगभग हर चीज़ को जलाने से काला धुआं निकल रहा होता है। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन प्रकृति में बिल्कुल व्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हर जगह व्याप्त है। तो आज हम इसी कार्बन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, यानी कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको तीन बातें उसमें ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि जो वैलेंसी है कार्बन की वो +-4 है। कार्बन में कार्बन के ही साथ जो कार्बन के परमाणु हैं उसी के साथ बंध बनाने की प्रकृति होती है, यानी कि वो कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनता है। और जब कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनता है तो कार्बन कार्बन के साथ, मतलब एक कार्बन के साथ कई कार्बन जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से वो एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं या कैटेनेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कार्बन की संयोजकता होती है 4, यानी कि वैलेंसी होती है 4। आपको मालूम होगा कि जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो है 6, यानी कि 6 है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनों को बांटे कि पहली कक्षा में कितने होंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, तो पहले में होते हैं 2, दूसरे में होते हैं 4, यानी कि इसकी जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट कक्षा है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 4 की जरूरत है, ठीक है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके पास केवल एक ही कक्षा बच जाएगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से ये अक्रिय हो जाता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो भी अक्रिय हो जाएगा, अक्रिय यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो भी ये अक्रिय हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब इसको किसी से क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उस स्थिति में इसकी जो वैलेंसी है वो +4 कहलाती है, +4 आती है। और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो इस स्थिति में इसकी जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है, वो -4 होती है। तो इस प्रकार से इसकी जो वैलेंसी है वो क्या कहलाती है, +-4। जो संयोजकता है वो क्या होगी, +-4। ठीक। अब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि भाई ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, किसी से ले भी सकता है, और एक साथ ही कई तत्वों के साथ क्रिया भी कर सकता है, जिस कारण से ये आराम से प्रकृति में कई तत्वों से क्रिया कर लेता है और फिर ये वहां पर उनके साथ मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप प्रकृति में लगभग हर चीज को अगर जलाएं, किसी चीज को जलाएं तो उससे काला धुआं निकलता है, मतलब उसमें कार्बन होता है। तो वो किस कारण है, इसी प्रकृति के कारण कि ये हर किसी से क्रिया करने के लिए तैयार रहता है। दूसरी बात, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ बंध, यानी कि बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। कार्बन कार्बन के साथ बंध बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, जिस वजह से इसके कई यौगिक प्राप्त होते हैं, कई यौगिक मिलते हैं। एक कार्बन वाला भी मिलेगा, 2 वाले भी मिलेंगे, 3 वाले भी मिलेंगे, 4 वाले भी मिलेंगे। और जब ये कार्बन कार्बन के साथ कितनी भी लंबी श्रृंखला बना सकता है तो इसी को कहा जाता है कैटेनेशन, यानी कि श्रृंखलन।
कार्बन कार्बन के साथ बंध बनाते हैं और इस बंध बनाने की प्रक्रिया में वो कितनी भी लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। इसी को कहा जाता है श्रृंखलन या कैटेनेशन। ठीक है। अब एक और बात भी है, जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, एक बंध हो, तो हम कहते हैं कि ये जो यौगिक बना है ये है संतृप्त। तो यौगिक क्या कहलाएगा? संतृप्त। और जब कार्बन और कार्बन के बीच जब एक बंध है यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त कहलाता है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच दो बंध हो, द्विबंध हो, डबल बॉन्ड हो, या कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसी अवस्था में उसे हम कहते हैं असंतृप्त यौगिक। ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। कार्बन की जो वैलेंसी संयोजकता है वो +-4 होती है, जिस वजह से वो कई यौगिकों, कई तत्वों के साथ क्रिया कर लेता है। इसी कारण वो सभी जगह मिलता है। कार्बन के पास एक विशेष गुण होता है कि कार्बन कार्बन के साथ क्रिया कर लेता है, बंध बना लेता है, जिस कारण से एक लंबी श्रृंखला बनती है और इसी को श्रृंखलन या कैटेनेशन हम कहते हैं। जब कार्बन और कार्बन के साथ बंध बनाए और वो एक बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो हम उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। और जब वो द्विबंध या त्रिबंध बनाए, 2 या 3 बंध वाला यौगिक बनाए, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त यौगिक। ठीक। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के नाम कैसे लिखे जाएं। यानी कि आपके पास एग्जाम में आता है कि भाई ये कोई कार्बनिक यौगिक है, इनके नाम लिखिए आप। ठीक। तो किस प्रकार से लिखे जाएंगे इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होगा कि आप कार्बन की संख्या ज्ञात करेंगे। आपके पास कोई भी यौगिक हो, कंपाउंड हो, उसकी हम पहले उसमें कितने कार्बन हैं ये ज्ञात करेंगे। जैसे ये वाला देखिए, ये यौगिक देखिए, ये वाला, ये है CH4, मीथेन है। इसमें केवल एक कार्बन है। तो ऐसी अवस्था में जिसमें केवल एक कार्बन हो तो उसे मैथ बोला जाता है। इसी तरह से ये वाला यौगिक देखिए, C2H6, और इसे ऐसे ही बनाया जा सकता है, एक H इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इसमें हमने गिने कार्बन, पहला एक ये रहा और एक ये रहा, 2 कार्बन है। तो अगर 2 कार्बन हो किसी में तो उसे कहा जाता है एथ। इसी तरह से किसी में 3 कार्बन हो तो उसे कहा जाएगा प्रोप। 4 कार्बन हो उसे कहा जाएगा ब्यूट। 5 कार्बन हो उसे कहा जाएगा पेंट। और अगर 6 कार्बन है तो उसे कहा जाएगा हेक्स। ठीक। तो इस प्रकार से सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी कंपाउंड या यौगिक आपको दिया गया है उसमें हम कार्बन की संख्या ज्ञात कर लेंगे कि भाई 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। अगर 1 है तो एक है तो मैथ कहेंगे, 2 है तो एथ कहेंगे, 3 है तो प्रोप कहेंगे, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 है तो हेक्स हम उसको कहेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कि बंध देखा जाएगा। किसके बीच? कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड देखेंगे कौन सा है। जैसे अगर कार्बन और कार्बन के बीच एक बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि मान लीजिए ये, और आपके पास मान लीजिए ये यौगिक दे रखा है, अब ऐसे में देखिए हमने कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड देखना है।
ये बाकी जो H के साथ हैं ये नहीं देखने हैं, किसके बीच देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच। ये वाला बंद देखिए यहां पे, कार्बन और कार्बन के बीच यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये है, इस बंद की बात हो रही है, ये है यहां पर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे में इसे कहा जाएगा एन, ठीक है। अगर द्विबंध है यानी कि डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच, यहां पर देखिए अगर दो बंध हैं लगे हुए तो इसे कहा जाएगा ईन। और अगर स्थिति ऐसी है कि कार्बन और कार्बन के बीच तीन बंध हैं तो इसे कहा जाएगा आइन। बात समझ में आ गई है। कार्बन और कार्बन के बीच अगर आप देख रहे हैं कि एक बंध है, बॉन्ड हमने केवल कार्बन और कार्बन के बीच ही देखना है, और जगह नहीं देखेंगे। एक बंध है तो एन, दो बंध हैं इन, तीन बंध है आइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अगला स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में देखेंगे हैलोजन तो नहीं है कोई उस पर लगा हुआ, यानी जो कार्बन के साथ अभी H लगे हुए थे, हाइड्रोजन लगे हुए थे, उनकी जगह कोई हैलोजन समूह तो नहीं है। कौन होते हैं ये, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये हैं तो ऐसी स्थिति में पहले हम नाम लिखेंगे हैलोजन का। पहले नाम किसका आएगा, हैलोजन का आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप यहां पर देखिए हमने अभी तक कितने स्टेप देख लिए हैं, ये तीसरा स्टेप है अगला वाला। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, कार्बन गिनेंगे। अब इस वाले एग्जांपल में आप कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है। तो इन तीनों कार्बन के बीच बॉन्ड देखिए, यहां पर भी एक बॉन्ड है, ये यहां पर भी सिंगल है, ये और ये तो खैर क्लोरीन के साथ है। तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। कार्बन 3 है तो प्रोप आएगा, ठीक। तो यानी कि यहां तक हम समझ गए कि अगर 3 कार्बन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक। और हैलोजन है अगर लगा हुआ उस पे, तो हैलोजन का नाम पहले आएगा। किन से पहले, इन दोनों से पहले हैलोजन का नाम। देखिए जैसे हम एग्जांपल करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि जैसे यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन नाम का हम आधा लेंगे। आधा क्या लेंगे, क्लोरो, ठीक है। ऐसे ही हम हर किसी का आधा ही नाम लेते हैं इसमें। हर किसी का मतलब जैसे फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का तो बताया क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आइडो। तो आधा नाम लेंगे और पहले आएगा, यानी कि हम इसका नाम लिखेंगे क्लोरो प्रोपेन। एन पा एन हो गया, यानी कि क्या नाम आया इन तीनों को देखिए। पहले हम इसका नाम लिखेंगे क्लोरो हो गया, प्रोप, और एन लिखना है हमने यहां पे प्रोप एन, यानी कि ये हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। बात समझ में आई। 3 स्टेप है। पहले स्टेप में हमने कार्बन गिने, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा। दूसरा स्टेप है कार्बन कार्बन के बीच बंध देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे। सिंगल बॉन्ड अगर है तो एन आता है, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, वो हमने पहले बताया। कोई हैलोजन समूह लगा हुआ है, जैसे यहां पर क्लोरीन है, तो हम आधा नाम लेते हैं क्लोरो, और वो नाम पहले आएगा, यानी कि क्लोरो पहले लिया, फिर आया प्रोप 3 कार्बन, और लास्ट में आया बॉन्ड कितने हैं, एन। तो ये बना क्लोरो प्रोपेन, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अभी तो हमने केवल एक एग्जाम्पल लिया था, वो लिया था क्लोरीन का, जिसमें हमने बताया क्लोरोप्रोपेन। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फ्लोरीन का, कि अब देखिए इसको करके देखिए जरा। पहला स्टेप कार्बन गिनिए। कार्बन गिनेंगे तो आप पाएंगे कार्बन कितने हैं, एक हीरा, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट। ठीक। दूसरा स्टेप बॉन्ड देखेंगे, किसके बीच, कार्बन और कार्बन के बीच। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखिए, यहां पर भी एक बॉन्ड है, यहां पर भी एक ही है, यहां पर भी एक ही है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन। अब देखिए कोई हाइड्रोजन तो नहीं है, एक हाइड्रोजन है, यहां पे एफ लगा हुआ है, फ्लोरीन। इसका मतलब पहले इसका नाम आना है हेलोजन का। फ्लोरीन के लिए क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट में कर दीजिए फ्लोरो, क्योंकि हम आधा ही नाम लेंगे। अब देखिए पहले हमने हेलोजन का नाम लिखना है, यानी कि फ्लोरो लिखा आपने। फिर कार्बन कितने हैं, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है। बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या बना, क्लोरोब्यूटेन। टा ए को हम मिला देंगे, टेन हो जाएगा सीधे, क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन की जगह यहां पर ब्रोमीन लगा दें तब क्या नाम बनेगा, आयोडीन की जगह, इसी की जगह अगर आयोडीन लगा दें तब क्या नाम बनेगा, यह आपने देखना है, करके देख लीजिए। अगला स्टेप, ये तो यहां तक था कि सिंपल सिंपल, कहां तक, हेलोजन तक हम नाम समझ गए होंगे किस प्रकार से लिखना है। अब अगर कोई प्रकार्यात्मक समूह यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हो, हेलोजन की बजाय कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो ऐसे में क्या करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं हमारे पास। फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है OH, ठीक है, और OH को कहा जाता है एल्कोहल, और शॉर्ट में हम इसका नाम लेते हैं ऑल। ऑल यानी कि OL, ऑल। ठीक। एक है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कि CHO, और देखिए किस प्रकार से लिखा जा सकता है ये, और इसको हम लिखते हैं अल। ठीक। एक है कीटोन, और देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, और इसे हम कहते हैं ऑन, ONE। ठीक। और एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम बोलते हैं OIC, ओइक एसिड, या कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक ही बात। ठीक। तो जब भी, अब देखिए मान लीजिए एल्कोहल यानी कि OH है कहीं पे लगा हुआ, तो हम ऑल नाम लिखा, ऑल नाम को लगाएंगे। ठीक। जब एग्जांपल आएगा तब आप समझ जाएंगे कहां पे लगाना है। ऐसे ही अगर CHO है इस तरह से तो हम अल लगाएंगे, अगर कीटोन है तो ऑन लगाएंगे, और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ओइक एसिड लगाएंगे। ठीक। करेंगे कैसे, अब देखते हैं। मान लीजिए कि किसी कार्बनिक यौगिक में OH है कहीं पे, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लगा हुआ है OH। ठीक, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, पहले हमने कार्बन गिनने हैं। आप कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए आता है पेंट। बॉन्ड देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एक यहां पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अब हमने देखना है कि क्या जुड़ा हुआ है। अब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH जुड़ा हुआ है। अगर कोई हेलोजन होता तब हम उसका नाम पहले लेते, लेकिन यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, OH यानी कि एल्कोहल। एल्कोहल को लिखा जाता है ऑल। ठीक, कहां लगाएंगे नाम, अब देखिए पेंट एन, पेंटेन और ऑल, पेंटेनॉल। क्या बना, पेंटेनॉल। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसका नाम सबसे लास्ट में लगाया है। ठीक, अगर हेलोजन होता पहले लगाते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट में लगाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगला वाला देख लीजिए, अल, अगर अल हो तो, अल यानी कि एल्डिहाइड हो तो, ऐसी स्थिति में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास, ठीक, ये एग्जांपल है। अब देखिए ये जो एल्डिहाइड है इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। एक ही बात है, ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, बात एक ही है। तो देखिए क्या करेंगे, पहला स्टेप कार्बन गिनिए, 3 कार्बन है, प्रॉप आ जाएगा। बॉन्ड देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर डबल बॉन्ड है, किसके साथ, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। ठीक, तो यानी कि ये बॉन्ड हम इसको नहीं मानेंगे नाम लिखने में फिलहाल, क्योंकि ये कार्बन और कार्बन के बीच नहीं है। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है भाई। ठीक है, इसको भी गिन रहे हैं, इसको हमने सेम लिखा है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टोटल कार्बन वैसे 4 हैं, तो प्रॉप नहीं आएगा, ब्यूट आएगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप को कहा जाता है ऑल, तो आएगा ऑल, सॉरी अल। तो क्या हो गया, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक बात समझनी जरूरी है आपको कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि CHO को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर आप पाएंगे कि इसमें कंफ्यूजन होना शुरू हो गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ऑन यानी कि कीटोन ग्रुप अगर हो तो क्या हो। ठीक, कीटोन ग्रुप अगर होता है तो हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल है, तो पहला स्टेप क्या होना है, पहला स्टेप हम गिनेंगे कार्बन 1 2 3 कार्बन है, प्रॉप। बॉन्ड देख लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है सभी जगह, तो एन। अब हमने फंक्शनल ग्रुप देखना है, यहां पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। ठीक, या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है,
ठीक, अब देखिए ये जब भी होगा, यानी कि ये वाला ग्रुप जब भी होगा, आपको कार्बन और कार्बन के बीच में ही मिलेगा, यानी उसके आगे भी एक कार्बन होगा, पीछे भी एक कार्बन होगा। जैसे यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है। इसको पहचानने का एक आसान तरीका है। ठीक है, तो जब ये ऐसा दिखे आपको तो समझ जाइए कि ये ऑन ग्रुप है। तो प्रोप और एन तो पहले ही था, प्रोपेन ऑन, यानी क्या बना, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो इस ग्रुप को पहचानने के लिए मैंने बता दिया आपको क्या है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में होगा। जबकि जो एल्डिहाइड में भी देखिए ऐसे ही होता है, एल्डिहाइड में भी ऐसे ही होता है, यानी कि सी के साथ डबल बॉन्ड में ओ यानी कि ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, अब एक और ग्रुप देखते हैं, उसमें भी एक डबल बॉन्ड वाला मिलेगा आपको ऑक्सीजन के साथ, जो कि है ओइक एसिड। ठीक, और इसमें देखिए, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सी सी सी, ठीक, और सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक, वही पहले स्टेप, कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो होगा पेंट। बॉन्ड देखिए सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी, यहां भी, यहां भी। कार्बन और कार्बन के बीच देखना है तो एन, और अब ग्रुप देखना है हमने कि कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और वो क्या है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं ओइक एसिड। ठीक है, तो ओइक एसिड लिखा जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए लिखेंगे ओइक एसिड, यानी कि पेंटेनोइक एसिड। इसके लिए हमने ओइक एसिड लिखना था, ओइक अम्ल लिख लीजिए या एसिड लिख लीजिए, पेंटेन पहले ही था, ओइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल या पेंटेनोइक एसिड। और यहां पर भी देखिए सी के साथ डबल बॉन्ड में ओ यानी कि ऑक्सीजन है, ऐसा लटका हुआ। इसीलिए मैंने आपको कहा कि देखिए जब भी कार्बन कार्बन के बीच में O हो, जैसे यहां पे देखिए एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और एक बीच में है, O उसके साथ हो, तो तब तो ये होगा ऑन ग्रुप, ONE, ऑन ग्रुप। ठीक है, उसके आगे कार्बन होना चाहिए, पीछे कार्बन होना चाहिए। ठीक, अगर लास्ट में हो C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड O, अगर ऐसा हो लास्ट में हो जुड़ा हुआ, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, C और C H डबल बॉन्ड O, इसमें भी डबल बॉन्ड O है लेकिन ये लास्ट में है, CHO, तो ये एल्डिहाइड होता है, अल। और अगर लास्ट में है और उसके साथ OH भी है, अब यहां पर ये मत सोचिएगा कि एल्कोहल ग्रुप है, ये एल्कोहल ग्रुप नहीं है, बल्कि क्या है, COOH, ये ग्रुप है COOH। इसमें आपने देखना 2 O है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाया, ओइक अम्ल। ठीक, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम और, कि जैसे मान लीजिए कि भाई ये है, एक एग्जांपल है, अब इसमें देखिए पहला स्टेप क्या है,
पहला स्टेप हम करेंगे कि भाई कार्बन गिनिए, 1 2 3, 3 कार्बन है, यानी कि प्रॉप। अब यहां पर बॉन्ड देखिए, इस कार्बन और कार्बन के बीच तो एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके और इसके बीच क्या है, डबल बॉन्ड है यहां पे। तो यहां पर आएगा इन, ठीक। और बाकी देखिए, बाकी सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब क्या नाम बना, प्रोपीन। प्रोप को इन के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपीन। अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता कार्बन और कार्बन के बीच, तो हम कहते इन की जगह क्या आ जाता, आइन, यानी कि क्या बनता, प्रोपाइन। ठीक है, तो ये बात बतानी रह गई थी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई इस प्रकार से आप इन कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना सीख गए। ठीक है, अब चलिए इस लेसन में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक बात आपसे पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई पेन लाना भूल गए हों। जैसे अक्सर होता है कि ब्लैक पेन नहीं है, और जब भी आप हेडिंग्स डालते हैं तो ब्लैक पेन से डालते हैं, तो आप दूसरे से मांग लेते हैं उसको थोड़ी देर के लिए, और फिर आप उसको वापस लौटा देते हैं। फिर जब आपको जरूरत पड़ती है फिर ले लेते हैं दोनों, यानी कि दो व्यक्ति एक ही पेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही कार्बनिक यौगिकों के मध्य भी होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, मीथेन। ठीक है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है एन, मीथेन। ठीक, अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि कार्बन के पास तो हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास होता है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन क्योंकि 4 हैं तो चलो हम 4 ले लेते हैं, दूसरे के पास भी 1, तीसरे के पास भी 1, और चौथे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर हाइड्रोजन को निष्क्रिय या अक्रिय होना है, ठीक है, तो ऐसे में हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। कार्बन को कितने चाहिए, 4 तो इसके पास है ही, 4 और चाहिए। तो ऐसे में क्या करते हैं ये, ऐसी अवस्था में, अब देखिए ऐसे में ना ये हाइड्रोजन इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे सकता, ना कार्बन इसको पूरी तरह से दे सकता। ठीक, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऐसे मध्य में रख लेते हैं कि भाई जब कार्बन को जरूरत होगी तो कार्बन इनके जो हाइड्रोजन के जो 1-1 इलेक्ट्रॉन है इसको भी ले लेगा, तो तब ये निष्क्रिय की स्थिति में आ जाएगा। और जब हाइड्रोजन को जरूरत होगी तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसे। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी अक्रियता या निष्क्रियता की श्रेणी में आ जाएगा। तो जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अब यहां पर देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी है वो कितने इलेक्ट्रॉनों की है, एक हाइड्रोजन का हुआ, एक कार्बन का हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, युग्म की साझेदारी। तो जब यौगिकों के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो इनसे जो बंध यानी कि जो बॉन्ड बनता है इसको सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, समझ में आई बात कि जब 2 परमाणु यानी कि 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है तो इनसे जो बॉन्ड बनेगा, जो बंध बनेगा उसे सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते हैं। ठीक है, अब कई बार आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, यानी कि हम यहां पर मीथेन का एग्जांपल ले रहे हैं। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक,
कैसे बनेगी? वैसे तो हमने अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले। तो देखिए, कार्बन है हमारे पास, ठीक। कार्बन के साथ हमारे पास एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। एक और हाइड्रोजन है, एक और इलेक्ट्रॉन है। हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। इसी तरह से कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से बनाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने अभी पीछे कहा कि जब हाइड्रोजन को जरूरत होगी तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसी तरह से इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी ऐसे ही, इसके साथ भी ऐसे ही, इसके साथ भी ऐसे ही। और जब कार्बन को जरूरत होगी तो वो भी हाइड्रोजन के हर एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बना उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है। अब देखिए कार्बन के अपर रूप यानी कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के 2 अपर रूप हैं, एक तो है ग्रेफाइट और एक तो है हीरा, दूसरा है हीरा, ठीक है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं।